नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मोमेंट से न्यूज मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज की कुछ खबरें। डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता, प्रसिद्ध शिक्षाविद समाजसेवी को टॉप 10 टीचर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता, प्रसिद्ध शिक्षाविद समाजसेवी, मानवाधिकार RTI एक्टिविटीज को हॉलिडे इन 5 सितारा होटल जयपुर में नेवा अवार्ड्स के द्वारा भारतवर्ष में टॉप 10 टीचर ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रताप सिंह खाजरियावास, कैबिनेट मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट और सैनिक कल्याण विभाग डॉक्टर रविकांत गुप्ता, डायरेक्टर मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर श्री अक्षय जैन, डायरेक्टर AMITY विश्वविद्यालय जयपुर डॉक्टर रोशन लाल रैना, वाइस चांसलर JK लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय श्री KM दूरिया, रजिस्ट्रार राजस्थान विश्वविद्यालय एवं गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। डॉक्टर दत्ता बिहार के मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर में जन्मे व पले बड़े हैं। उन्हें भिन्न भिन्न स्थानों में यथा रेल भर्ती बोर्ड, नवोदय विद्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे इंटर महाविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं अन्य उच्चतर शिक्षा बोर्ड में कार्य करने का करीब 25 वर्षों का अनुभव है। डॉक्टर दत्ता फिलहाल DV बॉयज हिंदी मीडियम चिरेका चितरंजन में कार्यरत हैं। वे अपने प्रखर झुराझू स्वभाव, ईमानदारी और सख्त मिजाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर दत्ता राइट टू इंफॉर्मेशन के बंगाल प्रदेश के अध्यक्ष के पद पर भी सुशोभित हैं तथा अखिल भारतीय रेल शिक्षक महासंघ के नेशनल चेयरमैन भी हैं। छात्र छात्राओं के बीच उनका बहुत क्रेज है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। कोल इंडिया उत्तराखंड में अवसंरचना विकास करेगी। सांग तोड़िया, कोल इंडिया लिमिटेड ने केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट बद्रीनाथ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कोल इंडिया उत्तराखंड में बद्रीनाथ जोशीमठ में सड़क विकास परियोजना के लिए 19 करोड़ रुपए का योगदान करेगी। निदेशक P&IR कोल इंडिया SN तिवारी और पर्यटन सचिव उत्तराखंड सरकार दिलीप जावलकर के बीच देहरादून में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। परियोजना की मुख्य विशेषताओं में से एक यह है कि प्रस्तावित सड़क 90 गांवों को लाभान्वित करने के अलावा 3200 मीटर की ऊंचाई पर भारत चीन सीमा पर स्थित भारत का अंतिम गांव समझा जाने वाला माना गांव तक सभी मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। रोड लिंकेज में सुधार ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण सामाजिक आर्थिक विकास का अग्रदूत है। कोल इंडिया की अंतिम मील सड़क पहल का उद्देश्य बद्रीनाथ पहाड़ी क्षेत्र के भीतरी इलाकों में अवसरों के द्वार खोलना है। श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट केदारनाथ से सटे क्षेत्र के पुनर्वास और विकास के लिए काम करता है, जो वर्ष 2013 में बाढ़ से प्रभावित हुआ था। उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव और पर्यटन सचिव क्रमशः ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी और सचिव हैं। अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2020-21 में अपने CSR के हिस्से के रूप में 90 करोड़ रुपए के करीब खर्च किया है। कोल्टी थाना के नियामतपुर फाड़ी क्षेत्र में सोदपुर वर्कशॉप के पास नियामतपुर पुरुलिया रोड पर सोदपुर वर्कशॉप के ECL कर्मी सुशील कर्माकर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस घटना को लेकर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दोषी चालक की गिरफ्तारी एवं मृतक के आश्रित को मुआवजा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सूत्रों के अनुसार राधानगर गांव के निवासी ECL कर्मी सुशील कर्माकर काम कर मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। उसी समय एक सरकारी बस पुरुलिया की ओर जा रही थी। बस की चपेट में आने से घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर सड़क जाम कर दिया।
स्थानीय लोगों ने कहा कि जब तक दोषी बस चालक की गिरफ्तारी नहीं होती है, परिजनों को मुआवजा नहीं मिलता है एवं उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं मिलती है, सड़क जाम नहीं हटेगा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ स्थानीय लोगों के बीच बहस होने लगी। पुलिस ने आश्वासन दिया कि दुर्घटना क्लेम मिलेगा, बस चालक को अविलंब गिरफ्तार किया जाएगा। ईसीएल से बात कर परिवार के एक सदस्य को नौकरी की गारंटी दी जाएगी। वहीं ईसीएल के अधिकारी ने आश्वासन दिया कि 1 महीने के भीतर मृत व्यक्ति के परिजन को नौकरी दी जाएगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस और ईसीएल अधिकारी के आश्वासन के बाद पथावरोध हटा दिया। पुलिस शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। इस घटना को लेकर इलाके में मातम छा गया। INTTUC वर्कर्स यूनियन के नेता राजू अहूवालिया के नेतृत्व में केलट्रॉन कंपनी के दर्जनों अस्थायी कर्मचारियों ने बकाया वेतन और पुनः नियोजन की मांग को लेकर मंगलवार को नगर निगम में ज्ञापन सौंपा। इनका नेतृत्व कर रहे राजू अहूवालिया ने कहा कि वर्ष 2018 के 4 मार्च को इन युवक युवतियों की नियुक्ति हुई थी। ये लोग केलट्रॉन कंपनी में ठेका श्रमिक के रूप में काम शुरू किए हैं। यह लोग निगम के ऑनलाइन का काम करते थे। इन लोगों को वर्ष 2020 के सितंबर महीने से कोरोना के समय बैठा दिया गया। युवकों को काम कराकर वेतन नहीं दिया गया। निगम में बहुत से युवकों को बिना काम कराकर बैठकर वेतन दिया गया। जिन युवकों ने काम किया उन लोगों को वेतन नहीं दिया गया। इन लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। उन्होंने कहा कि 7 दिनों के भीतर इन लोगों का बकाया वेतन नहीं दिया गया तो निगम गेट के सामने ये लोग परिवार के लोगों के साथ धरना पर बैठेंगे। जब तक इन लोगों की बकाया वेतन और नौकरी नहीं दी जाएगी, किसी भी केलट्रॉन कंपनी के लोगों को निगम में घुसने नहीं दिया जाएगा। भाजपा नेत्री सुधा देवी द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किए पोस्ट ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भाजपा ने टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए जमकर निशाना साधे। उनके इस पोस्ट को टीएमसी ने हाथों हाथ लिया। इसे वायरल कर टीएमसी कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। सुधा देवी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि लोग पहले अपना वर्चस्व कायम करने के लिए मर्डर करवाते हैं। उस मर्डर को सक्सेस करने के लिए शूटरों को ऑर्डर दिया जाता है कि अंधाधुंध गोली चलाना, जो सामने आए मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टारगेट जिंदा नहीं बचना चाहिए। इस मर्डर को करवा कर वह अपने एरिया का बहुत बड़ा गुंडा बन जाते हैं। इसके बाद 2-3 और मर्डर करवाते हैं। उसके बाद छीनताई, रंगदारी वसूली, किसी की भी प्रॉपर्टी हड़पना, किसी के माथे पर गन सटाकर उससे कहीं भी साइन करवा लेना, किसी को भी मिला हुआ कोई भी सरकारी टेंडर उसके पैर से छीन लेना, इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं। उसके बाद जब कहीं फंस जाते हैं तो तृणमूल सरकार में नेता बन जाते हैं। मामला और बढ़ता है तो फिर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और इतने दिन की कमाई दौलत से कुछ टुकड़ा निकाल कर कहीं सेटिंग करके टिकट ले लेते हैं। और अब ऐसे लोग ही जीतने के बाद फिर अपनी पुरानी गुंडागर्दी और उसी दमखम में काम करने को पूरा प्लान बनाकर रखते हैं। तो एक बात समझ में आई कि पहले टीएमसी ज्वाइन करो, फिर टीएमसी से बीजेपी में आओ, तुरंत एमएलए का टिकट भी मिल जाएगा और तुम्हारी सारी गलती, सारे अपराध माफ भी हो जाए। विधाता का करी हमरो बुझाता, खेत खाता गधा आ जोल्हा पीटता। विधाता का करी हमरो बुझाता। आगे उन्होंने लिखा कि इस पोस्ट को पढ़ने के बाद इस तरह के जो लोग हैं शायद उनके ऊपर जानलेवा हमला करवा दे, लेकिन वे सच्चाई के साथ हैं और उन्हें कोई डर नहीं है। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, 0 इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। अवैध कोयला तस्करी के आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला सीबीआई कार्यालय में हाजिर हुए। इसके पहले लाला को कई बार निजाम पैलेस में तलब के लिए बुलाया गया था, लेकिन लाला एक बार भी हाजिर नहीं हुआ था। वह मंगलवार सुबह करीब 11 बजे निजाम पैलेस में सीबीआई कार्यालय में पेश हुआ। उस पर अवैध रूप से खदान से कोयला की तस्करी करने का आरोप है। इस कार्य में उन्हें रेलवे के हिस्से ईसीएल सुरक्षा एजेंसी सीआईएसएफ के कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की गई। राज्य के कई प्रभावशाली लोगों तक कथित तौर पर लाला ने कोयले की तस्करी का पैसा पहुंचाया। तृणमूल युवा नेता विनय मिश्रा और उनके भाई विकास को तस्करी में आरोपी हैं।
इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने विकास को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने कोयला घोटाले में शामिल लोगों की सूची तैयार की है। उस सूची में पूछताछ की प्रक्रिया चल रही है। कोयला तस्करी मामले में पहली गिरफ्तारी सीआईडी ने की। लाला के करीबी विश्वास पात्र को पकड़ा। न केवल प्रभावशाली राजनीतिक नेता बल्कि धन का एक हिस्सा पुलिस और प्रशासन के हिस्से तक भी पहुंचाया गया है। सीबीआई इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए लाला को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन लाला इतने लंबे समय तक फरार रहा। सीबीआई को उसकी तलाश थी। लाला गुप्त रूप से सुप्रीम कोर्ट गए। उनकी अपील के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि अभी लाला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यह आदेश 6 अप्रैल तक प्रभावी है। उसके बाद लाला ने सीबीआई का सामना किया। इस बीच सीबीआई ने लाला की संपत्ति को जब्त करना शुरू कर दिया है। इस रस्साकसी के बीच लाला मंगलवार को कोलकाता के निजाम पैलेस में दिखाई दिए। केंद्रीय बलों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर बल आत्मरक्षा में फायर भी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दूसरे दौर के मतदान से पहले चुनाव आयोग ज्यादा सख्त है। इस बीच मतदान के दूसरे दौर में केंद्रीय बलों की 651 कंपनियां तैनात की जाएंगी। दूसरे दौर के मतदान से पहले एक कठिन चुनाव आयोग। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने कड़ा संदेश दिया है कि केंद्रीय बलों पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पोटाशपुर थाना प्रभारी दीपक चक्रवर्ती मतदान के पहले दौर से एक दिन पहले 26 मार्च की रात को पूर्वी मिदनापुर के अरगोवल गांव में एक बम विस्फोट में घायल हो गए थे। बम विस्फोट में केंद्रीय सेना का एक जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने उस घटना के बाद सख्त निर्देश दिए हैं। यदि भविष्य में केंद्रीय बलों पर हमला किया जाता है तो सेना आत्मरक्षा के हित में जो भी कार्रवाई कर सकती है वह करेगी। जरूरत पड़ने पर सेनाएं गोलाबारी भी कर सकती हैं। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट संदेश दिया गया है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि केंद्रीय बलों पर हमला किया जाता है तो सेना चुप नहीं रहेगी। दूसरी ओर चुनाव आयोग के अनुसार गुरुवार को दूसरे चरण के मतदान में 4 जिलों की 30 सीटों पर मतदान के लिए 651 कंपनी बलों की तैनाती की जा रही है। इनमें से 210 कंपनियां वेस्ट मिदनापुर में हैं और 199 कंपनियां ईस्ट मिदनापुर में हैं। बांकुड़ा में 160 कंपनियां, दक्षिण 24 परगना में 72 कंपनियों की तैनात किया जा रहा है। दूसरे चरण के मतदान में सबसे अधिक आंखें पकड़ने वाला केंद्र पूर्वी मिदनापुर में नंदीग्राम है। ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी यहां से लड़ रहे हैं। मीनाक्षी मुखर्जी भी चुनाव मैदान में है। इस हाई प्रोफाइल केंद्र के 341 बूथों की सुरक्षा 21 कंपनी केंद्रीय बलों द्वारा की जाती है। अशांति से बचने के लिए पुलिस को यहां अधिक सतर्क रहने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच समन्वय बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। रानीगंज में टीएमसी उम्मीदवार तापस बनर्जी हैं। चुनाव जीतने का पुरजोर कोशिश। वह मौसम की गर्मी के साथ साथ राजनीतिक दायरे में भी गर्मी का सामना कर रहे हैं। आइए हम देखें कि वह कैसे प्रचार कर रहे हैं। तापस बंदोपाध्याय रानीगंज केंद्रीय तृणमूल कांग्रेसेर मनोनीत प्रार्थी तापस बंदोपाध्याय आज আপনাদের গলিতে আজ আপনাদের দুয়ারে এসে তিনি আপনাদের আশীর্বাদ প্রার্থনায় আজ আমাদের বিদ্যালয়ের পথ পরিক্রমায় রয়েছেন। আপনারা আশীর্বাদ দান করুন, আপনাদের আশীর্বাদ দানে তাকে ভূষিত করুন সেই কাজের মানুষটিকে, কাজের মানুষটিকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত স্নেহভাজন এই তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় আজ আপনাদের দুয়ারে দুয়ারে পথ পরিক্রমায় আপনাদের আশীর্বাদ লাভের জন্য উপস্থিত হয়েছেন। আপনারা দুহাত ভরে তাকে আশীর্বাদ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে আসীন করুন। বন্দে মাতরম। আজ তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত স্নেহধন্য प्रार्थी श्री तापस बंदोपाध्याय। जसीडी और ताम्बरम के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन। आसनसोल यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व रेलवे जसीडी और ताम्बरम के बीच सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाएगी। 02376 जसीडी ताम्बरपुर सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल 14 अप्रैल 2021 से अगले आदेश जारी होने तक प्रत्येक बुधवार को 13:20 बजे जसीडी से खुलेगी और अगले दिन 22:25 बजे ताम्बरम पहुंचेगी। आसनसोल में इस ट्रेन का प्रस्थान उसी दिन 16 बजे होगा।
02375 ताम्रम रसीडी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल 17 अप्रैल 2021 से अगले आदेश जारी होने तक प्रत्येक शनिवार को 12:55 बजे ताम्रम से खुलेगी और अगले दिन 22:25 बजे रसीडी पहुंचेगी। आसनसोल में इस ट्रेन का प्रस्थान अगले दिन 20:25 बजे होगा। विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण आज शाम को अपने समापन से पहले चरण पर पहुंच गया। अंतिम दिन मतदाताओं को अंतिम रूप देने के लिए अधिकांश नेताओं ने रोड शो और जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से ताकत के परीक्षणों पर ध्यान केंद्रित किया। पश्चिम बंगाल में 19 महिलाओं सहित 171 उम्मीदवार दूसरे चरण के दौरान 4 जिलों की 30 सीटों के लिए मतदान करेंगे। राज्य में 8 चरण के चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ AITC सभी 30 सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस, वामपंथी दल और उनके गठबंधन के साथ ही भारतीय सेक्युलर मोर्चा संयुक्त मोर्चा के बैनर तले लड़ रहे हैं। CPIM ने 15 उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने 9, बीजेपी ने 7, CPI ने 2 और AIFB और RSP ने 1-1 जबकि 32 निर्दलीय और 44 अन्य भी मैदान में हैं। ममता बनर्जी और अमित शाह ने नंदीग्राम में रोड शो की व्यवस्था की। नंदीग्राम का विधानसभा क्षेत्र 1 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान के लिए जाता है। बनर्जी का सामना शुभेंदु अधिकारी से है, जो TMC छोड़कर पिछले साल दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हुए थे। यह दोनों प्रतियोगियों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अंडाल के काजोड़ा निर्वाचन क्षेत्र में संयुक्त मोर्चा के माकपा उम्मीदवार हेमंत प्रभाकर ने मंगलवार को अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उनके साथ स्थानीय माकपा नेता तूफान मंडल और कई अन्य लोग भी थे। वह गांव के बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। रंगीन जुलूसों के जरिए चुनाव प्रचार देखने के लिए गांव के विभिन्न हिस्सों में भीड़ जमा हुई। संयुक्त मोर्चा के CPI के उम्मीदवार हेमंत प्रभाकर ने आज के अभियान में कहा कि वह जीत के प्रति आश्वस्त हैं। काजोड़ा इलाके में पानी की समस्या है। अगर वह जीतते हैं तो उनका पहला काम क्षेत्र में जल संकट का समाधान करना और फिर विभिन्न निर्माण करना होगा। रानीगंज औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग उन्नति, जीत के बाद विकास कार्य होंगे। चुनाव प्रचार में उन्होंने तृणमूल और भाजपा को एक साथ दोषी ठहराया। কাজোড়া এলাকায় ঘুরছি, মানুষের জলের সমস্যা, সে সমাধানে অবশ্যই হচ্ছে যে একদম 100% চেষ্টা করব। এই সমস্যা আমাদের সময় কোনোদিন ছিল না। আর খেলার হবে, ওরা বলছে ওরা চোর ডাকাত লুটপাট বলছে। আমরা চাকরি বলছি, চাকরি করতে হবে, চাকরি চাই, বেকার ভাতা চাই, জিনিসপত্রের দাম কমাতে হবে, শ্রমিকের যে অধিকার, এটা শিল্পাঞ্চল কয়লা খনি বিক্রি হচ্ছে, মমতা মোদি দুজনেই হচ্ছে দোষী। त्योहारी स्पेशल ट्रेनों का विस्तार। आसनसोल निम्नलिखित त्योहारी स्पेशल ट्रेनें अपने वर्तमान संगठन, ठहराव, मार्ग एवं समय सारणी के अनुरूप निम्नानुसार परिचालन जारी रखेंगी। 02495 बीकानेर कोलकाता त्योहारी स्पेशल अपना परिचालन 1 अप्रैल 2021 से 24 जून 2021 तक विस्तार करेगी। 02496 कोलकाता बीकानेर त्योहारी स्पेशल अपना परिचालन 2 अप्रैल 2021 से 25 जून 2021 तक विस्तार करेगी। 02988 अजमेर सियालदा त्योहारी स्पेशल अपना परिचालन 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक विस्तार करेगी। 02987 सियालदा अजमेर त्योहारी स्पेशल अपना परिचालन 2 अप्रैल 2021 से 1 जुलाई 2021 तक करेगी। पश्चिम बर्धमान जिले में 9 विधानसभा चुनाव 28 अप्रैल को होंगे। उनके लिए नामांकन पत्र पर जमा करने का काम बुधवार से शुरू होगा। उम्मीदवार 8 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। प्रस्तुत नामांकन पत्रों की जांच 6 अप्रैल को की जाएगी।
नामांकन पत्र वापस लेने का 12 अप्रैल आखिरी दिन है। जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की अंतिम सूची उसी दिन जिला निर्वाचन विभाग की ओर से जारी की जाएगी। केंद्र आसनसोल दक्षिण, आसनसोल उत्तर, कुल्टी, बारबनी और जामुरिया हैं। शेष 4 विधानसभा पांडेश्वर, रानीगंज, दुर्गापुर पूर्व और दुर्गापुर पश्चिम के नामांकन पत्र दुर्गापुर अनुविभागीय आयुक्त कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र जमा करने वाले केंद्र के 100 मीटर को सुरक्षा क्षेत्र बनाया गया है। कोई भी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता है। सुरक्षा क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर एक ड्रॉप गेट का निर्माण किया गया है। इन 100 मीटर के भीतर उम्मीदवार पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ कार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप 2 उम्मीदवारों को अपने साथ ले जा सकते हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नामांकन पत्र जमा करने की पूरी प्रक्रिया 100 मीटर के भीतर वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे में भी अलग से लगाए गए हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन को कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। आज का सुविचार: लोकतंत्र इस विश्वास पर आधारित है कि आम लोगों में असाधारण संभावनाएं हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।